द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी की। एक ऐसा जाल जिसमें कोई भी उलझ सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये विषय आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है समझने के लिए। हमारे सामने एक बैंक खाते से जुड़ी धोखाधड़ी की आप कह सकते हैं एक विस्तृत जांच रिपोर्ट है और साथ ही एक लेख भी है जो बताता है कि ये घोटाले, ये स्कैम्स कैसे होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हाँ, वो बचाव वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पर देखिए, गोपनीयता के लिए हम उस खाते या खाता धारक की पहचान वो जाहिर नहीं करेंगे। स्रोतों में भी यही सुझाव दिया गया है। हाँ, वो जरूरी है, नाम या नंबर से ज्यादा जरूरी है पैटर्न समझना। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि ये फ्रॉड काम कैसे करते हैं, ये जालसाज क्या तरीके अपनाते हैं और ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, और सबसे जरूरी, आम इंसान वो खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल, जागरूकता ही पहला कदम है। जरा सोचिए, मतलब सिर्फ 4 महीनों में एक अकेले बैंक खाते के जरिए 11,08,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन। 11 लाख, बाप रे। और इससे शायद सैकड़ों लोग प्रभावित हुए होंगे, पता नहीं कितने। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो जांच का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू मुझे लगा वो ये कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा खाता वो सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, मतलब डेडिकेटेड फ्रॉड अकाउंट। हाँ, और कमाल की बात यह कि इस खाते के लिए कभी बैंक की किसी ब्रांच में कोई गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कोई फिजिकल विजिट नहीं? जीरो। सारे के सारे लेन देन, वो जो 11,08,000 रुपए का पूरा खेल था, वो सिर्फ यूपीआई और दूसरे डिजिटल तरीकों से हुआ। और यहीं से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है ना। पैसा तेजी से खाते में आ रहा है। हाँ। और उतनी तेजी से निकल भी रहा है। और खाता धारक कभी बैंक गया ही नहीं। जी। ये पैटर्न, ये अपने आप में बहुत संदिग्ध है। क्यों? मतलब इसमें क्या खास बात है? क्यों? क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाता है कि कोई है जो बैंकिंग सिस्टम की नजरों से बचना चाहता है। अच्छा। पैसे को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना या निकालना चाहता है ताकि उसका निशान मिट जाए। और रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी। हाँ। अगस्त 2025 में इस खाते की गतिविधि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये किसी अकेले धोखेबाज का काम नहीं लगता। मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन। हाँ, एक संगठित सुनियोजित अभियान की तरह लगता है जिसे शायद उस महीने तेज कर दिया गया हो। हाँ, और जिस तरह के घोटालों के लिए ये खाता इस्तेमाल हुआ वो भी बहुत आम है। यही इसे और भी खतरनाक बनाता है। जैसे कि रिपोर्ट बताती है कि नकली किराया भुगतान के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए। अच्छा। कभी 485 जितनी छोटी रकम तो कभी 50,000 रुपए तक। 50,000 किराए के लिए? हाँ, कल्पना कीजिए कोई किराए का घर ढूंढ रहा है और उसे एक बढ़िया डील का झांसा देकर ठग लिया। ओह, ये तो बहुत बुरा है। फिर स्कूल फीस के नाम पर घोटाले हुए। इसमें तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई। 1 लाख स्कूल फीस के नाम पर? ये तो सीधे सीधे माता पिता की चिंता और जरूरत का फायदा उठाना है। बिल्कुल। और तो और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नाम पर भी फ्रॉड। लोगों से 49,000 से 50,000 रुपए तक की रकम ऐंठी गई, शायद ये कहकर कि उनका बिल बकाया है या कोई ऑफर है। मतलब ये सब रोजमर्रा की जरूरतें हैं, आम लोगों की चिंताएं हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सही बात। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं लगता। जांच रिपोर्ट में कई यूपीआई आईडीज और फोन नंबरों का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा, जैसे वो गरनानी अमित 2@OKCCI। हाँ, और वो फोन नंबर 9970164171 से जुड़ी @IBL वाली यूपीआई आईडी। और एक और बात, क्या? जांच में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। बिहार कनेक्शन? अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कुछ खास इलाके, जिनमें बिहार के कुछ जिले भी शामिल हैं, दुर्भाग्य से डिजिटल धोखाधड़ी के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। ओह, अच्छा, मतलब ये कोई संयोग नहीं है? शायद नहीं। वहाँ संगठित गिरोह इस तरह के ऑपरेशंस चलाते हैं, तो ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक स्थापित पैटर्न की ओर इशारा करता है। इनका काम करने का तरीका भी काफी व्यवस्थित होता है। फर्जी पहचान पत्र बनाना, उनके आधार पर कई बैंक खाते खोलना, धोखाधड़ी से मिले पैसे को तेजी से एक खाते से दूसरे में घुमाना, और फिर अंत में उसे एटीएम से नकद निकाल लेना। ये पूरी प्रक्रिया असल में मनी लॉन्ड्रिंग है, काले धन को सफेद बनाने की कोशिश। अच्छा। जब हम लेन देन के विश्लेषण को और गहराई से देखते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। कुल 156 बार यूपीआई से पैसा इस खाते में आया।
156 बार। हाँ, और सबसे बड़ी रकम जो एक बार में आई वो थी 40,000 रुपए। जैसा हमने पहले कहा, बैंक ब्रांच में तो कोई गया ही नहीं, 0 विजिट। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, 24 बार एटीएम से पैसा निकाला गया। 24 बार? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए 5,154 में खत्म होने वाले कार्ड का इस्तेमाल हुआ और इन निकासी पर कुल एटीएम शुल्क 108 रुपए 42 पैसे लगा। का मतलब है कि जैसे ही पैसा यूपीआई से खाते में आता था, शायद उसे फौरन नकद में बदलने की कोशिश की जाती थी। बिल्कुल, और ये तुरंत एटीएम से नकदी निकालना धोखेबाजों के लिए बहुत अहम होता है। क्यों? ये डिजिटल पैसे को, जिसे ट्रैक किया जा सकता है, उसे भौतिक नकदी में बदलने का तरीका है, जिसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक क्लासिक जानी पहचानी तकनीक है। पैसा अंदर आया, फॉरेन सिस्टम से बाहर निकालो। रिपोर्ट में कुछ बड़े ट्रांसफर का भी जिक्र है, जैसे एक खाते में 69,840 रुपए भेजे गए, दूसरे में 55,000 रुपए। और जुलाई महीने में तो जैसे एटीएम से पैसे निकालने की झड़ी लग गई थी। रिपोर्ट बताती है 17 जुलाई को 4 लेनदेन में 40,000 रुपए निकाले। एक ही दिन में? हाँ, और अगले दिन 18 जुलाई को फिर 4 लेनदेन में 39,500 रुपए निकले। और इसके अलावा कई बार 10,000 रुपए की निकासी हुई। ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पैसा आते ही उसे निकालने की कितनी जल्दी थी। शायद डर था कि खाता फ्रीज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। या किसी की नजर पड़ सकती है। ये उस जटिलता और सोचे समझे तरीके को उजागर करता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है। इस धोखाधड़ी ऑपरेशन की परिष्कृत प्रकृति, ये कोई अनाड़ी काम नहीं था। बिल्कुल। और इसका असर, मतलब कितने लोग प्रभावित हुए? अनुमान है कि 200 से ज्यादा लोग इस जाल का शिकार बने। 200 से ज्यादा? हाँ, और कुल मिलाकर 11.8 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर लेनदेन के पीछे एक इंसान है जिसकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। सही कहा, ये बहुत गंभीर बात है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक खाते की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी और ज्यादा चिंताजनक तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज अपनी शिकार ढूंढते कैसे हैं? क्या वे सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। दूसरा लेख इस पर कुछ रोशनी डालता है और इंडिया मार्ट, इंस्टाग्राम और ट्रेड इंडिया जैसे जाने माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की ओर इशारा करता है। हाँ, और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैसे इन वैध और भरोसेमंद बिजनेस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? धोखेबाज इन प्लेटफॉर्म पर असली विक्रेता होने का नाटक करते हैं। वे आकर्षक लेकिन नकली सौदे पेश करते हैं, शायद किसी माल का स्टॉक क्लियरेंस या होलसेल में सस्ता सामान। लोग इन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये व्यापार और बिजनेस के लिए बने हैं। तो जोर देने वाली बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म खुद बुरे नहीं हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन धोखेबाज इनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। वे एक नकली पहचान बनाते हैं, शायद कुछ नकली लिस्टिंग डालते हैं और फिर जैसे ही कोई पूछताछ करता है वे उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी ये लोग भी वही तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने उस बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में देखी। कई यूपीआई आईडीज, पैसा आते ही तेजी से ट्रांसफर और फिर नकद निकासी। बिल्कुल वही पैटर्न। तो अगर ये तकनीकें इतनी आम हैं और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वाले एक आम व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? क्या खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है? खतरा निश्चित रूप से बड़ा है, और इसका मतलब है कि हम सभी को पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जांच रिपोर्ट कुछ ठोस सिफारिशें करती हैं, जैसे कि जैसे ही कोई खाता संदिग्ध लगे उसे तुरंत फ्रीज कर देना चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे कि इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। सही बात। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई वगैरह देखती है, हाँ, उसे संदिग्ध यूपीआई आईडीज के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और सबसे जरूरी, पीड़ितों की पहचान करके उनकी मदद करनी चाहिए। और वो दूसरा लेख क्या कहता है? दूसरा लेख इसमें एक और अहम बात जोड़ता है कि इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, ये भी जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब तक ये व्यवस्थागत सुधार होते हैं, तब तक एक व्यक्ति खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? बिल्कुल सही सवाल। तो चलिए अब उन व्यवहारिक सुरक्षा उपायों पर बात करते हैं जो दूसरा लेख सुझाता है, ताकि लोग इन जालों से बच सकें। हाँ, प्लीज। सबसे पहले किसी भी विक्रेता, खासकर जिनसे आप ऑनलाइन मिले हैं, उनके व्यवसाय की पुष्टि करें, वेरीफाई करें। कैसे? उनका जीएसटी नंबर मांगें,
कंपनी रजिस्ट्रेशन देखें, अगर हो सके तो उनका फिजिकल एड्रेस भी जांचें, क्या वो वाकई मौजूद हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और दूसरा कदम है ऑनलाइन समीक्षाएं और रेटिंग्स देखना। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर दी गई रेटिंग्स ही नहीं, बल्कि गूगल पर या दूसरी जगहों पर उस विक्रेता के बारे में खोजें। क्या दूसरे ग्राहकों के अनुभव सकारात्मक रहे हैं? और उन नकली समीक्षाओं से भी सावधान रहना होगा। बिल्कुल, उन विक्रेताओं से सावधान रहें जिनका कोई ऑनलाइन इतिहास नहीं है या जिनकी समीक्षाएं बहुत ज्यादा अच्छी या एक जैसी लगती हैं, वो नकली हो सकती हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता, पूरा पैसा एडवांस में देने से बचें, खासकर जब आप पहली बार किसी से लेन देन कर रहे हों। हाँ, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। अगर मुमकिन हो तो आंशिक भुगतान मतलब पार्ट पेमेंट करें या कैश ऑन डिलीवरी COD का विकल्प चुनें। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। सही है। चौथा, सिर्फ मैसेज या DM पर निर्भर ना रहें। विक्रेता के आधिकारिक लैंडलाइन नंबर या सत्यापित बिजनेस नंबर पर फोन करके सीधे बात करें। हाँ, आवाज सुनने और बातचीत करने से भी कई बार शक दूर हो जाता है या बढ़ जाता है। बिल्कुल। पांचवा, खतरे के संकेतों को पहचानें। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिल रही है, अगर विक्रेता भुगतान के लिए लगातार दबाव डाल रहा है या अगर वो अपनी कंपनी के दस्तावेज दिखाने में आनाकानी कर रहा है, तो ये सब खतरे की घंटी हैं। रुकें और दोबारा सोचें। हाँ, लाल झंडे, उन्हें नजरअंदाज ना करें। और छठा, सुरक्षित भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करें। किसी अनजान व्यक्ति की व्यक्तिगत UPI ID पर सीधे पैसे भेजने के बजाय अगर हो सके तो प्लेटफॉर्म के अपने सुरक्षित पेमेंट गेटवे या एस्क्रो सेवाओं का उपयोग करें। ये एक अच्छा सुझाव है। सातवां, अगर आपको कोई विक्रेता या खाता संदिग्ध लगता है तो चुप न रहें। हाँ, उसे उस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, इंस्टाग्राम या ट्रेड इंडिया। और साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। बिल्कुल, आपकी एक रिपोर्ट शायद दूसरों को ठगे जाने से बचा सकती है। सही कहा। और आखिरी नुक्ता, और आखिर में शायद सबसे बुनियादी सलाह, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करें, अपना गट फीलिंग। अगर कोई सौदा इतना आकर्षक लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच नहीं है। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, इफ इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज। हाँ बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। हमारी सलाह का सार है, रुकें, सत्यापित करें, दोबारा जांचें। ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग या भुगतान के बारे में नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में हमारी समग्र जागरूकता और क्या कहते हैं आलोचनात्मक सोच के बारे में है। सेंड बटन दबाने से पहले एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है। बहुत खूब। तो आज की इस बातचीत से हमने क्या सीखा? संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि डिजिटल धोखाधड़ी कितनी शातिर और संगठित हो सकती है। हाँ, सोफिस्टिकेटेड। कैसे UPI और ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस जैसे उपयोगी साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने एक संगठित नेटवर्क के सबूत देखे जिसका बिहार जैसे इलाकों से कनेक्शन था, जो डिजिटल अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, हमने ये भी समझा कि धोखेबाजों के लिए पैसा मिलते ही उसे फौरन नकद में बदलना क्यों जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल। और सबसे अहम बात, हमने इस धोखाधड़ी की मानवीय कीमत को समझा। असली लोग असली मेहनत की कमाई खो रहे हैं। बिल्कुल। और इसका समाधान भी दो तरफा है। एक तरफ व्यवस्थागत बदलावों और कार्रवाइयों की सख्त जरूरत है, जैसे बैंकों द्वारा बेहतर निगरानी और तेज प्रतिक्रिया, विभिन्न राज्यों की पुलिस और साइबर सेल के बीच बेहतर तालमेल, और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा विक्रेताओं की जांच पड़ताल में ज्यादा जिम्मेदारी। NPCI जैसी संस्थाओं को भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने में और तेजी लानी होगी। सही है। और दूसरी तरफ व्यक्तिगत सतर्कता और जागरूकता, वो उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने चर्चा की, धोखेबाजों के पास तरीके हैं, लेकिन हमारे पास भी खुद को बचाने के तरीके और जानकारी है। बस जरूरत है उनका इस्तेमाल करने की। बिल्कुल। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत सावधानी अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन क्या UPI सिस्टम में या इंडिया मार्ट जैसे मार्केटप्लेस के संचालन के तरीके में ऐसे बुनियादी प्रणालीगत बदलाव किए जा सकते हैं जो इस तरह के घोटालों को इतने बड़े पैमाने पर होने से रोक सकें? ये सोचने वाली बात है। क्या तकनीक खुद इस समस्या का बेहतर समाधान दे सकती है? हाँ, शायद।
इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।